नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी ये है अपना लेक्चर नंबर 12 ऑफ रियल एनालिसिस। तो देखें सर, आज के जो टॉपिक है वो क्या रहने वाले हैं। आज का जो अपना ये पूरा का पूरा सेशन है, 12th सेशन बेसिकली हम लोग कर रहे हैं रियल एनालिसिस के ऊपर। तो सर आज का जो प्राइम टॉपिक है दैट इज कोची सीक्वेंस। हम समझेंगे आपके इस सीक्वेंस को कोची सीक्वेंस बोलते हैं या सर बहुत सारे लोग इसको फंडामेंटल सीक्वेंस भी बोलते हैं। उसके बाद हम सर समझेंगे कि इससे जुड़ी हुई थ्योरम्स क्या क्या हैं वो देखेंगे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखेंगे। देन सर हम चलेंगे अपने सब सीक्वेंसेस पे कि सब सीक्वेंसेस क्या होते हैं, लिमिट इन्फीरियर क्या होती है, लिमिट सुपीरियर क्या होती है, कन्वर्जेंस क्या होता है। तो बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज की वीडियो। तो आप लोग जो है वीडियो पे बने रहें और टॉपिक समझते रहें। तो देखें सर, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी 2022 अपना जो भी प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी के लिए, और 2022 जिसका ईयर टारगेट है और मैथ ऑप्शनल से देने का जो है वो सोच ही रहा है। तो ये चैनल आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलो जी, बढ़िया। तो देखें जी, फिर आज का कार्यक्रम जो है वो करते हैं स्टार्ट। कोची सीक्वेंस, 3 डेफिनेशन जो है सर कोची सीक्वेंस की किताब में देखने को मिलती है। तीनों डेफिनेशन समझते हैं और समझेंगे तो हम यही पाएंगे कि सर तीनों डेफिनेशंस जो हैं वो एक ही बात बोलती हैं, ठीक। और समझेंगे कि निंजा टेक्निक क्या है किसी सीक्वेंस को ये चेक करने की कि वो कोची सीक्वेंस है या नहीं है। तो पहली डेफिनेशन देखें जी, क्या कहती है। A sequence fn is said to be a Cauchy sequence if given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that, कहता है जी आपका पता ही एप्सिलॉन 0 से बड़ा है और उसके बाद कोई पॉजिटिव इंटीजर m आपके पास एग्जिस्ट करता है जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो। अब कंडीशन क्या है कि जब आप fn में से fm माइनस करें और उसका मॉड लें तो ये एप्सिलॉन से क्या आना चाहिए उस्ताद जी, क्या कहते हो, छोटा आना चाहिए क्या? वेरी गुड, ये एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n विच आर ग्रेटर और इक्वल्स टू m, ठीक। दूसरी स्टेटमेंट देखो क्या कहती है, अभी एंड में हम समझेंगे। तीनों स्टेटमेंट एक ही बात कहती है, घुमा फिरा के, तो घबराने की बात नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है सर, देखें जरा। A sequence fn is said to be Cauchy sequence if given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that, यहाँ भी सर m का जिक्र हुआ है, देखें आप। अब कह रहे हैं कि आपका पॉजिटिव इंटीजर कुछ इस तरीके का है कि आप m में p जोड़े और उसमें से फिर fm माइनस करें, मॉड ले, तो एप्सिलॉन से वो छोटा ही आना चाहिए और p जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई p की वैल्यू आप नेगेटिव में लो। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, आगे वाली टर्म में से पीछू वाली टर्म माइनस करो तो आपका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक। आ जाओ सर तीसरी स्टेटमेंट पे, इसकी जो है तीसरी स्टेटमेंट देखें जी क्या कहती है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, फिर देखें जी आप में m का फिर जिक्र हुआ है, such that fp minus fq is less than epsilon for all values of p and q greater than m। तो सर जी आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट एक ही बात कह रही हैं। क्या कह रही हैं? ये स्टेटमेंट ये बात कह रही है कि अगर आपका कोई सीक्वेंस कोची सीक्वेंस है तो सर आपने क्या करना है, आपकी आगे वाली टर्म लाइक n+1 और n, जब आप n+1 में से n को माइनस करेंगे तो जो आपका वो आना चाहिए, क्या गैप आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, बेसिकली लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उस सीक्वेंस को कोची सीक्वेंस नहीं बोल सकते। या एक तरीका और जज करने का पता है क्या, आप ये देखो ये p और q है ना, आप p और q की बहुत लार्ज वैल्यू सेलेक्ट कर लो, p और q की बहुत लार्ज वैल्यू सेलेक्ट कर लो। लार्ज वैल्यू सेलेक्ट करने पे आप ये चेक करो क्या आपका fp और fq जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर आप p और q की बहुत लार्ज वैल्यू सेलेक्ट करते हो और उसके बाद आप ये देखते हो कि fp और fq बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, यानी बहुत ज़्यादा पास पास है,
अगर सर जी ये बहुत ज़्यादा पास पास है, इसका मतलब आपका सीक्वेंस देखें सर 100% कैसा है, कोची सीक्वेंस है। ये सबसे आसान तरीका है चेक करने का। क्या है सर जी तरीका, कि आप पी और क्यू की बहुत लार्ज वैल्यूज़ ले लें और उसके बाद जो है ये चेक करें क्या वो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इसका मतलब वो सीक्वेंस कैसा है जी, आपका कोची सीक्वेंस है। देखिए सर, इसका तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले ही ले, बहुत बढ़िया। आपको सर कोई भी मसला रहता है मैथ ऑप्शनल से जो हम लोग पढ़ रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग क्या इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 93 101 72 405। बाकी कोई वैसा इशू आता है पढ़ाई से रिलेटेड, लाइक कुछ कंसल्ट करना है आपने, कुछ डिस्कस करना है, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके लिए आप पहले मैसेज करें, फिर जब फ्री होगा टाइम तो मैं आपको कॉल बैक ज़रूर करूँगा। ठीक सर जी। तो देखें अभी इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही, इसमें थ्योरम्स हैं, और थ्योरम सर क्या है मैं डिक्टेट ही कर दूंगा तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे बार बार ही बोर्ड पर लिखूंगा तो बहुत टाइम लगता है ना, समझ ही सकते हो आप। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप जैसे थ्योरम डिक्टेट कर दी तो नोट्स, सर जी नोट्स के लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक गिवन है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लें, वहाँ पे टाइम टू टाइम नोट्स जो है वो आते रहते हैं। अच्छा, और दूसरे एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे डाउट क्लियरिंग के लिए, लाइक आपके जैसे वहाँ और भी लोग हैं और वो आपस में अपने डाउट जो है वो क्लियर करते रहते हैं। तो वो जो ग्रुप है सर उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्या कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से सीक्वेंस कोची सीक्वेंस है, कौन कौन से नहीं है, तो थोड़ा सा गेम जो अपने को वो और क्लियर होगा। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो सर स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देखो मैं फिर क्वेश्चंस लिखता हूँ आपके आगे और फिर हम लोग सौभाग्यवश उनको जज करेंगे। ठीक है उस्ताद जी, चलो जी बहुत बढ़िया। तो बस आपने ये ध्यान रखना है क्या कि अगर आप पी और क्यू की बहुत लार्ज वैल्यूज़ लेते हैं तो फिर एफ पी और एफ क्यू आना क्या आना चाहिए, बहुत ज़्यादा पास पास आना चाहिए, तो अब हम उसको कोची सीक्वेंस बोलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहला देखें जी अपना जो एग्ज़ाम्पल है, मैं लिखता हूँ सर जी, उसके बाद उसको जज करेंगे। पहला एग्ज़ाम्पल अपना, दैट एफ एन इज़ गिवन एज 1/n। इसको हमें जज करना है कि क्या ये सीक्वेंस कोची सीक्वेंस है। दूसरा, दैट इज़ एफ एन इक्वल्स टू n स्क्वायर। तीसरा, एफ एन इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर। फोर्थ, एफ एन -1 की पावर n। ठीक, तो इनको जज कर लेते हैं, इनसे क्या अपने को एक जो है वो ठीक ठाक आइडिया लग जाएगा कि कब कोची सीक्वेंस होगा, कब कोची सीक्वेंस नहीं होगा। बढ़िया। आप देखें सर यहाँ पे जो पहला है अपना सवाल, इसमें अपना जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से गिवन है जी, 1/n ऐसे गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, लेट से n की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग क्या 100 और 101। n की वैल्यू क्या ले लेते हैं 100 एंड n की वैल्यू 101। ठीक, तो मुझे क्या करना है, आगे वाली टर्म में से पीछू वाली टर्म जो है माइनस करनी है, या तो यार ये कर लो या फिर क्या चेक करना है कि आगे वाली टर्म और जो पीछू वाली टर्म है वो बहुत ज़्यादा पास होनी चाहिए। ठीक, दो ही तो बातें। अब देखो इसमें ज़रा पुट करो तो 1/100 और 1/101। आप सर ये चेक करें क्या ये दोनों टर्म बहुत ही ज़्यादा आसपास हैं। भाई वैल्यूज़ निकाल लो ना आप, इनकी डिवाइड कर लो, क्या ही दिक्कत है। तो आप देखोगे सर ये बहुत ज़्यादा पास पास है वैल्यूज़, इसका मतलब एफ एन विच इज़ गिवन एज 1/n इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका, कोची सीक्वेंस का। क्या कहते हो, तो ये जो है ये एक अपना कोची सीक्वेंस है। तो फर्स्ट वन इज यस, 1/n इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोची सीक्वेंस। वेरी गुड सर। सेकंड पे आ जाओ, कहता है जी एफ एन गिवन है आपको n स्क्वायर, तो वही 100 101 ले लेते हैं, काम चल ही जाएगा, इससे क्या ही दिक्कत है। तो 100 101 जब लेंगे तो सर जी 100 का स्क्वायर, बाप रे बाप, 1 2 3 4, और 101 का जो स्क्वायर है वो कितना आ लेगा सर जी, कर लेते हैं थोड़ा सा जो है ना, हो जाएगा 101, फिर कितना आएगा 0 0 0, फिर कितना आएगा 101,
तो 10201। आप देखें सर क्या ये टर्म बहुत ज़्यादा आसपास हैं? आप कहेंगे जी कर लो बात। देखो जी सर पूरे 200 का गैप है। कितने का गैप है? पूरे 200 का गैप है। और गैप जो है वो टर्म्स में क्या होना चाहिए? एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो सर जी यहाँ तो कहानी जो है वो गड़बड़ हो गई। यानी अपना ये जो सीक्वेंस है fn विच इज़ गिवन एज n², ये कॉची सीक्वेंस का एग्जाम्पल नहीं है। बहुत बढ़िया। थर्ड पे आ जाओ सर। थर्ड क्या कहता है कि fn जो है वो 1/n² है। देखें तो वही है जी, दो लार्ज वैल्यूज ले लें, 100 101, क्या ही दिक्कत है। तो 1/10,000 और 1/10,201। आप सर ज़रा वैल्यूज़ ये कैलकुलेट करें, आप ये पाएंगे ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा पास पास आएंगी। क्या आएंगी सर जी? ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आस पास आएंगी। तो हम बोलेंगे दैट ये जो सीक्वेंस है ये एग्जाम्पल है किसका? कॉची सीक्वेंस का। वेरी गुड। फोर्थ वाले पे आए सर। फोर्थ वाला -1 की पावर n, तो 100 101 ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो जब 100 लेंगे तो 1 आएगा, 101 लेंगे तो -1 आएगा। सर जी गैप कितना है? 2 का। ओहो, ये तो सर जी मसला हो गया। क्यों? गैप क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोले तो बहुत छोटा, तो बहुत आसपास होनी चाहिए वैल्यूज़। ये तो सर जी आसपास नहीं है, 2 का गैप है। यानी ये वाला सीक्वेंस भी अपना जो है वो कॉची सीक्वेंस नहीं है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। तो देखिए उस्ताद जी, आपको थोड़ा बहुत क्लियर तो हुआ होगा कैसे जज करोगे किसी सीक्वेंस को कि वो कॉची सीक्वेंस है या नहीं है। अच्छा अभी क्या हो रहा है सर जी, क्लासेस थोड़ी सी इर्रेगुलर चल रही हैं, मतलब 2 या 3 दिन में एक वीडियो आ रही है, तो उसके लिए क्षमा आप लोगों से। बट सर उसका कारण है, कारण मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था, एक बैच स्टार्ट करना है हम लोगों को इस ईयर के एंड में, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं एक तो उसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो कंज्यूम हो ही जाता है। बाकी दूसरी ऑफलाइन कोचिंग है तो वहाँ भी टाइम देना ही पड़ता है, आप समझ सकते हो। और उसके बाद सर जी क्या होता है कि चीज़ें छांटने में और उनको जो है मतलब आप समझे बहुत सारे सोर्सेज से चीज़ें जो हैं वो छांटनी पड़ती हैं। क्यों? ताकि आप लोगों को सर दी बेस्ट मिल पाए, तो उसमें भी टाइम लगता ही है, आप समझे थोड़ा सा इस बात को। तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जो है वो डेली आए, और हो सकता है मंडे से ऐसा हो भी जाए, है ना, गारंटी नहीं लेते भैया, बट कोशिश पूरी है कि मंडे से ऐसा हो जाए कि वीडियोस जो हैं वो एक दिन के बाद तो आ ही जाए कम से कम। और अब कोशिश ये है कि जो वीडियो की लेंथ है वो 2 से 3 घंटे के बीच में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड लेक्चर होते हैं अपने यूपीएससी ऑप्शनल के किसी भी सब्जेक्ट का, आप अगर कोचिंग ज्वाइन करते हो तो कॉमनली जो लेक्चर चलता है वो 2.5 घंटे का चलता है। आप देखोगे ना अगर, तो 2.5 घंटे का लेक्चर होता है, तो कोशिश यही रहेगी कि इसी टाइम के आसपास का जो है वो लेक्चर बनाया जाए। ठीक, तो इसको तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब देखिए सर कुछ ना थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स किससे रिलेटेड? कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड। उनका प्रूफ जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है सर। जिन थ्योरम्स का प्रूफ इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग करते हैं, तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जिनका प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है वो हम लोग नहीं करते। हाँ बस ये है कि थ्योरम जो है अपने को पता होनी चाहिए। ठीक, तो मैं थ्योरम्स जो है वो डिक्टेट कर देता हूँ, बाकी नोट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे, बता ही दिया मैंने, टेलीग्राम जो चैनल है उसके अंदर। तो 1 बाय 1 देखते हैं, थ्योरम लिखते भी हैं और समझते हैं थ्योरम क्या कहना चाह रही है एग्जाम्पल के साथ। बाकी आप लोग देखें सर, इंतज़ार करते हैं वीडियो आने का, और उसके बाद जो है कमेंट भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बस अपना जो सपोर्ट है वो इसी तरीके से जो है आप लोग बनाए रखें, तो काम जो है बहुत बढ़िया रहेगा। देखें जी पहला थ्योरम लिखें, कहता है एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। थ्योरम क्या कहता है? एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो मोटे मोटे तौर पर पहले थ्योरम ने ये कहा अगर सीक्वेंस कॉची है तो ये श्योरिटी है वो सीक्वेंस क्या होगा? बाउंडेड होगा। अब बाउंडेड बोले तो बाउंडेड बिलो भी होगा, बाउंडेड अबव भी होगा। जैसे हमने देखा कि अपना सर ये जो सीक्वेंस था 1/n, ये एग्जाम्पल था किसका? कॉची सीक्वेंस का था ही ना एग्जाम्पल। देखो अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें हम लोग, तो 1, फिर ये कितना आया 1 कितना आएगा जी 2, 1/3, 1/4,
सो ऑन। और आप जानते हो सर ये सीक्वेंस बाउंडेड है ही। इसका जो आप देखेंगे जो है अपर बाउंड कितना है 1 है, क्या कहते हो सर जी, और लोअर बाउंड कितना जाएगा इसका 0 जाएगा। इसकी सारी वैल्यूज़ 0 से बड़ी हैं बट 1 या फिर 1 से छोटी है, ऐसा ही तो है। यानी ये एक सीक्वेंस कैसा था, कॉची सीक्वेंस था, और वो कैसा भी है सर जी, बाउंडेड भी है। ठीक, लेकिन आप ये समझे इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कोची भी होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, एग्जाम्पल से क्या ज़्यादा अच्छे से समझ आता है हम लोगों को। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर सीक्वेंस कोची है तो वो बाउंडेड होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो वो कोची भी होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो लेट से सीक्वेंस इज गिवन एज -1 की पावर n। आप सर इसको थोड़ा सा देखें ज़रा, तो ये सीक्वेंस मेरे हिसाब से बाउंडेड तो है। कैसे, इसमें जो वैल्यूज़ है वो दो ही वैल्यूज़ है, -1 + 1 -1 + 1। तो सीक्वेंस कैसा हो गया, ये बाउंडेड हो गया। लेकिन बाउंडेड होने के बावजूद क्या ये कॉची सीक्वेंस है, आप कहेंगे जी नहीं है। बात समझ आई। तो एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे बाउंडेड सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होंगे ही। आपके सामने एग्जाम्पल है जी, क्या कहते हो, क्लियर हुआ आपको ये पहला थ्योरम क्या कहना चाह रहा है कि सारे कॉची बाउंडेड होते हैं बट सारे बाउंडेड कॉची नहीं होते। बहुत बढ़िया। सेकंड थ्योरम लिखें सर, अ सीक्वेंस, लिखिएगा ज़रा, अ सीक्वेंस कन्वर्जेस if and only if it is a Cauchy sequence। A sequence converges if and only if it is a Cauchy sequence। कहता है कोई सीक्वेंस कन्वर्जिंग तब होता है या कन्वर्ज तब करता है जब वो एक कोची सीक्वेंस हो। कैसे, आप देखोगे 1/n कन्वर्ज करता है, लिमिट निकालोगे कितना आएगा सर जी, हैप्पी बर्थडे आएगा। लेकिन सर जैसे ये सीक्वेंस है इसमें तो लिमिट आएगी ही नहीं, क्या कहते हो, तो डाइवर्जिंग सीक्वेंस है। हम एक और एग्जांपल ले लें जो कॉची सीक्वेंस नहीं है, लेट से n²। तो इसमें ज़रा निकाल लो भैया लिमिट, कैसा आएगा, ये डाइवर्जिंग आएगा, कन्वर्जिंग नहीं आएगा। तो कन्वर्जिंग होने के लिए वो क्या कहता है, सीक्वेंस को कॉची होना ही पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से समझो क्या कहता है, अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉची सीक्वेंस। सीक्वेंस तब ही कन्वर्ज करेगा जब वो कोची सीक्वेंस हो। अगर सर वो कोची ही नहीं है तो फिर कन्वर्जिंग की बात ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो अगर आप देखो किसी सीक्वेंस को, मान लो आपने जज करना है, मतलब वैसे तो क्या है बहुत सारे टेस्ट हैं अपने पास, अभी आगे चल के हम देखेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो टेस्ट पे ही आएगी जो है, बिना टेस्ट के भी हम लोग बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लें अगर कोची है तो वो कन्वर्जिंग होगा, कोची नहीं है तो सर जी डाइवर्जिंग होगा, और तो क्या ही है। अगला थ्योरम देखें, थ्योरम नंबर 3। तो दूसरा थ्योरम समझ आ गया क्या सबको, क्या कहते हो जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा थ्योरम देखो क्या कहता है जी आप ये मान लो आपके पास दो कोची सीक्वेंस है Fn एंड Gn। ये दोनों सीक्वेंस कैसे हैं सर जी, कोची सीक्वेंस हैं, हमें मालूम है ये कोचिंग सीक्वेंस है, मतलब कोची सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी जो है वो हैं। देखिए जी, आपका एक सीक्वेंस जो कुछ इस तरीके से आ सकता है, दैट इज Fn + Gn। दूसरा जो आ सकता है Fn - Gn। तीसरा आ सकता है सर Fn × Gn, ठीक। और चौथी जो पॉसिबिलिटी है वो है 1/Fn। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हैं और ये हमें बताया गया है पहले से कि Fn और Gn दोनों ही सौभाग्य से कोची सीक्वेंस हैं। तो अब यहाँ देखें, ये जो Fn + Gn है सर, सौभाग्य से ये भी क्या होगा आपका, कोची सीक्वेंस होगा। सर जी ये भी कोची सीक्वेंस होगा, ये भी कोची सीक्वेंस होगा, और ये भाई साहब भी कोची सीक्वेंस होंगे ही। बट यहाँ पे कंडीशन लग जाती है कि प्रोवाइडेड दैट Fn इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, है ना।
क्योंकि 1/fn है, तो ये कंडीशन लगने के बाद ये भी कोची सीक्वेंस होगा और ये तीनों भी अपने कोची सीक्वेंस होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे तो सर कुछ एग्जाम्पल और हैं जिनको जज करना है हमें कि कोची सीक्वेंस है या नहीं है। तो चलो थोड़े से और जो है अपने हाथ गंदे कर ही लेते हैं, है ना। मैं लिखता हूँ, देखो आप लोग जो है फिर मेरी हेल्प करिएगा जज करने में। बस 1 मिनट, मार्कर मिल गए। तो यहाँ इसको हटा देते हैं और सीक्वेंस लिखते हैं थोड़े से, फिर उनको जज करेंगे। देखो तो पहला जो है वो कहता है जी, ये देखें जी, कहता है आप शो करें ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। fn इज गिवन एज -1 की पावर n डिवाइड बाय n। क्वेश्चन क्या है, शो दिस fn इज अ कन्वर्जेंट, या हमें ये शो करना है ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। तो देखो कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए ज़्यादा 3-5 थोड़ी करनी है, बस अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये कोची सीक्वेंस का एग्जाम्पल हो तो बात बनी गई। क्यों? क्योंकि अभी हमने थ्योरम देखा कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जिंग कब होगा, जब वो कोची सीक्वेंस हो। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो मैं लार्ज वैल्यूज ले लेता हूँ, लेट से 100, 101, क्या ही दिक्कत है। तो 1/100 और ये आएगा -1/100, 101, है ना। तो आप देखेंगे सर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा क्या है, आसपास हैं। कैलकुलेट कर लें ज़रा इनको आप, तो आप ये पाएंगे वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। अगर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, हेंस दिस सीक्वेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोची सीक्वेंस, और कोची सीक्वेंस है तो सर कन्वर्जिंग तो होगा ही होगा, वो तो उसका मतलब बाय प्रोडक्ट है। अच्छा देखें जी, कहता है इस वाले सीक्वेंस को आप जज करें। मैं लिख देता हूँ, फिर 1 बाय 1 हम लोग जज करेंगे, डोंट वरी। ये n, ये n+1 डिवाइड बाय n, फिफ्थ है 1 2 की पावर n, सिक्स्थ है -1n। ठीक, कहता है जी आप इनको जो है वो जज करें। तो मेरी हेल्प करिएगा भैया आप लोग हेल्प करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी कमेंट में आप बता सकते हो आपकी क्या राय है। आप देखें सर इस सीक्वेंस को जज करना है तो 100 ले लें n को, तो 100 डिवाइड बाय 101 और फिर 101 डिवाइड बाय 102। क्या कहते हो, ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगी या बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी? क्या कहते हो उस्ताद जी? क्लोज होंगी। वेरी गुड। देखो वैसे ना यकीन लगे ना क्लोज है तो कैलकुलेटर से करके देख ही सकते हो, क्या दिक्कत है। तो ये जो सीक्वेंस है ये कैसा है सर? कोची सीक्वेंस है, क्योंकि हमने जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ ली पी और क्यू की तो हम ये पाते हैं कि जो टर्म्स आ ही रही हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसमें ले लें सर 100, 101। ओ सर जी ये तो काम गड़बड़ हो गया। इसमें देखिए गैप कितना है, 1 का है, ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है। समझ रहे हो ना, इनमें जो गैप है वो एप्सिलॉन से भी छोटा होना चाहिए। तो यानी अगर आपका सीक्वेंस कुछ ऐसा है तो फिर वो जो है वो कोची सीक्वेंस नहीं है, कोची ये वाला नहीं है। फोर्थ पे आ जाते हैं सर, तो हम लोग वही 100 और 101 पे ही गेम खेल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 100 लेंगे तो 101/100 और ये 102/101। आप देखेंगे सर ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये बहुत ज़्यादा पास पास आएंगी। तो अगर पास पास आएंगी इसका मतलब ये कैसा सीक्वेंस है जी? कोची सीक्वेंस है। ठीक सर जी, फिफ्थ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1/2 100, 1/2 101। ये तो शायद से मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये तो वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पास आने वाली हैं। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा पास आएंगी इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है? कोची सीक्वेंस है। फिफ्थ भी है। सिक्स्थ पे आ जाओ। सर जी ये तो अभी जज किया है, देखो हमने -1 की पावर n इंटू में n, इसमें जो है गैप ज़्यादा आता है तो ये वाला जो है सौभाग्य से वो कोची सीक्वेंस है या नहीं है, क्या कहते हो? काटा लगा दें इस पर? बढ़िया।
तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको कोची सीक्वेंस समझ आ ही गया होगा कि कोची सीक्वेंस है क्या, क्या इससे जुड़ी हुई 3 थ्योरम्स हैं, कैसे आपको जज करना है कि कोई सीक्वेंस कोची है या नहीं है। अब बाकी आपको कितना समझ आया या मैं आपको कितना समझा पाया, ये तो सर आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। देखो भाई, मेरे इम्प्रूव होने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, दैट इज़ आप लोगों के कमेंट। आप लोग जब कमेंट करके बताते हो तो वो एक फीडबैक की तरह काम करता है और फिर उस पर एक्शन लेते ही हम लोग, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो अभी क्या है, ये कोची सीक्वेंस की तो रामायण इतनी थी। अभी अपने पास होते हैं सर एक सीक्वेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब ज़रा ये समझेंगे हम लोग कि ऐसे कौन से सीक्वेंस हैं जिनको मोनोटोनिक सीक्वेंस कहा जाता है। मोनोटोनिक सीक्वेंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिकली क्या थ्योरम्स हैं, और इनसे रिलेटेड सर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है आपका, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी यूपीएससी में भी हो सकता है सर इससे क्वेश्चन टपक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिएगा सर, आप ज़रा बात कर लेते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस की। तो क्या कहता है, डेफिनेशन समझते हैं पहले, उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। कहता है अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग का जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म है। तो कहीं भी मेरे जो नोट्स हैं उसके अंदर ऐसे साइन दिखे ना तीर ऊपर को, तो समझ जाइएगा सर बात किसकी हो रही है, इंक्रीजिंग की। और सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए मैं मोस्टली जो है ये यूज़ करता हूँ। ठीक, टाइम बचता है सर इससे ना, बोल सकते हो आप। क्योंकि और देखो नोट्स भी जो है ना वो ऐसे बनाने चाहिए कि आपको समझ आए। भाई आपके नोट्स आपने तो पढ़ने, पड़ोसी ने थोड़ी पढ़ने, या सोम बाजार में बेचोगे, क्या कहते हो। चलो जी, तो कहता है अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ एफ ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एफ एन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर सर ये कंडीशन होल्ड हो ही रही है तो आप कहेंगे सीक्वेंस कैसा है उस्ताद जी अपना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। वेरी गुड। और कहता है जी मोनोटोनिकली डिक्रीजेस कब कहेंगे किसी फंक्शन को, मतलब किसी सीक्वेंस को, जब ये कंडीशन होल्ड हो दैट एफ एन प्लस 1 is less than or equals to fn for all values of n which belongs to natural number। अब कहता है a sequence which is either monotonically increasing or decreases is called a monotonic sequence। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस की तारीफ क्या है, कोई ऐसा सीक्वेंस जो या तो इंक्रीज हो मोनोटोनिकली या मोनोटोनिकली डिक्रीज हो। अगर ऐसा हो ही रहा है तो आप कहेंगे जो आपका सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस है, एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, तो मसला जो है वो और क्लियर हो ही जाएगा। लेट से एफ एन इज़ गिवन एज 1/n, पहला सीक्वेंस। दूसरा देख लेते हैं एफ एन इक्वल्स टू n, और तीसरा भी देख लेते हैं सर। लेट से एफ एन इज़ गिवन एज -1 की पावर n। ठीक, आप देखें सर इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सपेंड करें इसको 1/n को, तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, 1, 1/2, 1/3, 1/4। आप देखें सर ये वाली कंडीशन हो रही है होल्ड, नहीं ये वाली हो रही है। एफ एन जो है वो बड़ा है एफ ऑफ n प्लस 1 से, 1 बड़ा है 1/2 से, 1/2 बड़ा है 1/3 से, 1/3 बड़ा है 1/4 से। Hence on the basis of this condition we can say that sequence 1/n कैसा है सर जी, मोनोटोनिकली, कैसा है उस्ताद बोलो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, है ना। क्या कहते सर, समझ आया कैसे पहचाना हम लोगों ने। देखो अब ज़रा इस पे आ जाओ, एफ एन जो n है इसको थोड़ा सा हम खोलें तो ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सर इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या कह रहे हो, ऊपर वाली हो रही है क्या। वेरी गुड। आप देखें n+1 n से बड़ा है, 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 4 से। तो ये सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, है ना। अब सर तीसरे वाले पे आ जाएं ज़रा, ये थोड़ा सा विचित्र है।
तो इसको एक्सपेंड करेंगे -1 देन 1 -1 देन 1 एंड सो ऑन। तो आप देखें सर, क्या ये इन दोनों में से किसी कैटेगरी में जाएगा? नहीं। तो तीसरे वाला सीक्वेंस ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, हेंस जो थर्ड सीक्वेंस है वो एक मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे मोनोटोनिक और फिर क्या करेंगे सर जी, उसको काट देंगे कि ये थर्ड वाला सीक्वेंस जो है वो एक मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है। इसका उस्ताद जी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब देखें मोनोटोनिक सीक्वेंस पे क्या है, कुछ थ्योरम्स हैं, तो थ्योरम्स डिस्कस कर लेते हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट पता होनी चाहिए। मैं डिक्टेट कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन देखेंगे इस पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली थ्योरम लिखिएगा सर, एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, लिखो एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, every monotonically increasing sequence which is bounded above converges to its least upper bound, bounded above converges to its least upper bound। कह रहा है जी कोई ऐसा सीक्वेंस है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक, और वो बाउंडेड अबव भी है ना। सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। तो क्या कह रहा है थ्योरम आपसे, सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और कैसा भी है, साथ में बाउंडेड अबव भी है। बिलो से मतलब नहीं है, बाउंडेड अबव है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और साथ में उस्ताद जी वो बाउंडेड अबव भी है, तो हो ना हो वो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे जाके कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा वो? अगर सीक्वेंस ऐसा है तो ये बात भी सही है कि वो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे जाके कन्वर्ज करेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो कन्वर्ज करेगा वो किस पे करेगा? वो लीस्ट अपर बाउंड पे, लीस्ट अपर बाउंड, इस पे जाके वो कन्वर्ज करेगा। बढ़िया। इसी में एक दूसरा वेरिएशन है इसी स्टेटमेंट के अंदर, लिखिएगा एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, वेरी गुड, which is bounded below converges to its greatest lower bound, converges to its greatest lower bound। देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, जस्ट इसके ऑपोजिट कहता है जी, मान लो आपका सीक्वेंस अभी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो नहीं है लेकिन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। मान लेते हैं सर जी, क्या ही जाता है मानने में, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और भगवान की दया से वो बाउंडेड बिलो भी है। कैसा है? बाउंडेड बिलो भी है। तो वो बाउंडेड बिलो भी है। अगर ऐसा है तो वो कहाँ जाके कन्वर्ज होगा? अपने लीस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड पे, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, इन्फिमम बोलते हैं क्या आम भाषा में। किस पे जाके कन्वर्ज होगा वो? लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मैं भी क्या कह रहा हूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना, बेसिकली उसका इन्फीमम। और ये क्या होता है सर? अपना सुप्रीमम। तो कह रहा है अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजेज है, बाउंडेड अबव है, तो समझ जाओ भाई साहब सुप्रीमम पे बातचीत बनने वाली है आपकी। और अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है, तो समझ जाओ सर जी आपकी जो है वो इन्फीमम पे जाके बात बनेगी। बहुत बढ़िया, इसको लिख लो। इसके बाद देखो अगले थ्योरम पे जो है वो चलते हैं। जो सेकंड थ्योरम है उसको कुछ पढ़े लिखे लोग, ये पहली थ्योरम है, इसके दो वेरिएशन है। दूसरी जो थ्योरम है उसको पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मोनोटोन इस नाम से भी बोलते हैं, मोनोटोन कन्वर्जिस थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जिस
थ्योरम, ठीक। जो सेकंड थ्योरम है ना, उसको बहुत से जो लोग हैं वो इस नाम से भी बुलाते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है, लिखिएगा, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, a necessary and sufficient condition for a monotonic sequence to be convergent that it is bounded, to be convergent is that it is bounded, it is bounded। तो क्या कहता है ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, कि मान लेते हैं सर आपके पास कोई मोनोटोन सीक्वेंस है, मोनोटोन सीक्वेंस है, वो कहता है कोई मोनोटोन सीक्वेंस कब कन्वर्ज करता है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए उस्ताद जी, बाउंडेड होना चाहिए। अगर बाउंडेड नहीं है तो मोनोटोन सीक्वेंस फिर आपका जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगा। ये कैसा होना चाहिए अपना, बाउंडेड होना चाहिए। देखो बाउंडेड नहीं है अगर तो बातचीत नहीं बन पाएगी। क्या कहते हो जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो है सर अपना जो है वो थर्ड थ्योरम जो है वो देखते हैं, लिखिएगा थर्ड थ्योरम, वेरी गुड। थ्योरम कहता है सर every monotonically increasing sequence, every monotonically increasing sequence, every monotonically increasing sequence, very good, which is not bounded above, which is not bounded above, which is not bounded above, diverges to plus infinity, diverges to plus infinity। तो थर्ड थ्योरम के भी क्या दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहता है कि आपके पास कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या है सर अपने पास, सीक्वेंस तो है, ठीक, लेकिन भगवान की दया से वो बाउंडेड नहीं है, मतलब बाउंडेड अबव नहीं है। तो बाउंडेड अबव बीच में कांटा लगा देंगे तो समझ जाओगे आप कि वो बाउंडेड अबव नहीं है। ऐसे क्या सर थोड़ा सा अच्छा दिखता है लिखने में भी और देखने में भी कि बाउंडेड अबव नहीं है। तो अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो वो कहाँ डाइवर्ज करेगा, इसका मतलब डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। इसी में देखो एक वेरिएशन और है। वेरिएशन क्या है कि मान लो आपका सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक, और हम ऐसा मान लेते हैं सर वो बाउंडेड बिलो नहीं है। कैसा नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है, सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश जो भी आप समझो, बाउंडेड बिलो। तो भगवान ने ऐसा बना दिया सीक्वेंस को कि वो बाउंडेड बिलो नहीं है बेचारा। अब नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं बताओ, ये कंडीशन जो है होल्ड नहीं कर रही। अगर ऐसा है तो ज़रूर सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज करेगा कहाँ पे सर, माइनस इन्फिनिटी पे। तो इसका कंक्लूजन क्या है, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। वेरी गुड, इसको सर जी नोट कर लें, बहुत बढ़िया। अब देखो सर जो स्टेटमेंट मतलब थ्योरम नंबर 4 है, वो 4 क्या है, पहले और तीसरे का कॉम्बिनेशन है। तो देखो क्या कहता है थ्योरम नंबर 4 कि अगर आपका कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अगर आपका कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो दो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। थ्योरम 4 मतलब वैसे कोई है नहीं, बेसिकली ऑब्जर्वेशन से बना दिया है, बस आप समझ लो। कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो सर दो बातें संभव हैं, या तो वो लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी पे। क्या कहते हो सर, समझ रहे हो बात को कैसे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव भी है।
तो वो लीस्ट अपर बाउंड पे जाएगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, तो वो डाइवर्ज करेगा सर कहाँ, प्लस इन्फिनिटी पे। तो दो केस बन गए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हो सकता है वो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे चला जाए, और या फिर डाइवर्ज कर जाए किस पे, प्लस इन्फिनिटी पे। सेम सर इसके साथ देख लो, अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तब भी दो बातें हो सकती हैं। कैसे, या तो वो जाएगा अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे जाएगा, या दूसरी बात वो डाइवर्ज करेगा कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी पे। अच्छा, लोअर बाउंड पे कब जाएगा, जब वो बाउंडेड बिलो हो, और इन्फिनिटी पे कब जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे बेसिकली जब वो बाउंडेड बिलो ना हो। तो आपको ये तीन थ्योरम जो है वो ध्यान रखनी है। पहली थ्योरम क्या है कि आपका कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव भी है, तो वो कन्वर्ज होगा किस पे, लीस्ट अपर बाउंड पे। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो भी है, तो कन्वर्ज होगा कहाँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। दूसरा क्या है, मोनोटोन कन्वर्जेस थ्योरम जिसको लोग कहते हैं, वो ये कहता है थ्योरम कि अगर कोई मोनोटोन सीक्वेंस है और वो कन्वर्जिंग तभी होगा जब सीक्वेंस क्या हो, आपका बाउंडेड हो। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि मोनोटोन सीक्वेंस के कन्वर्ज होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, दैट इट इज बाउंडेड। थर्ड थ्योरम क्या बना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, तो डाइवर्ज करेगा सर कहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी पे। वेरी गुड। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है, तब भी क्या करेगा सर, डाइवर्ज करेगा कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी पे। क्या कहते हो सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग सब। वेरी गुड। तो देखें सर, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस मोनोटोनिक सीक्वेंस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं ना, चुन्नू मुन्नू टाइप के, तो उससे क्या थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। तो सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद हो गई, इनमें तो बहुत कॉमन है यहाँ से क्वेश्चन आना। बाकी यूपीएससी में भी सर टपका सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो सर जी बातचीत को। सर देखें सवाल ज़रा अपना पहला क्या कहता है जी, शो करें ये जो सीक्वेंस गिवन है, ये पहली बात तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, दूसरा ये बाउंडेड भी है, और तीसरा सर टेंड्स टू लिमिट 2/3 है। तो तीन सवाल हैं, तीन जवाब होंगे, बारी बारी से देखते हैं ज़रा। देखो जो ये है ना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग शो करने वाली जो रामायण है, वो कैसे करेंगे समझो इसको। हम सबसे पहले निकालेंगे f ऑफ n+1। क्या निकालेंगे सर, f ऑफ n+1 है ना। तो f n+1 कितना आएगा, 2 n+1 -7, वेरी गुड, 3 n+1 प्लस में 2। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा 2n माइनस का 5 है ना भाई, 2 और ये माइनस का 7 है, तो -5 हो ही जाएगा। ये कितना होगा सर अपना, 3n+5 हो जाएगा। आप देखें ये आ गया fn+1, और fn कितना गिवन है, 2n - 7, सौभाग्यवश 3n प्लस में 2। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर बारी ये निकालेंगे fn+1 माइनस fn। क्या निकालेंगे सर, fn+1 माइनस fn। वेरी गुड। तो वैल्यूज़ देखें ज़रा n+1 वाले की सर, ये रही 2n - 5 डिवाइड बाय 3n+5 माइनस 2n - 7, क्या कहते हो, 3n+2, यही आएगा। तो अभी सर जी क्या करना पड़ेगा, इनका LCM। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखें जी, ये क्या आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा 3n+5 3n+2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2n - 5 3n+2, वेरी गुड, माइनस 2n - 7 3n+5। ब्रैकेट ओपन करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो बात समझ आएगी। ये हो जाएगा अपना 6n², ये हो जाएगा सर 4n, वेरी गुड, ये हो जाएगा -15n, और ये हो जाएगा -10।
फिर ये ब्रैकेट भी ज़रा ओपन कर ही लेते हैं, लगे हाथ, तो कितना आएगा सर ये 6n², फिर ये आएगा 10n, वेरी गुड, माइनस 21n, वेरी गुड, और माइनस 35। डिवाइड में सर ये रामायण एज इट इज़ चलने दो, क्या ही दिक्कत है। 3n+5, 3n+2, ठीक। थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, तो 6n², ये बचेगा -11n, -10, -6n², ये कितना है सर जी -11, तो ये आएगा +11 आएगा, क्या कहते हो, आएगा ही भैया, -11 +11, माइनस माइनस प्लस 35 डिवाइडेड बाय, ये रामायण जैसी चल रही है चलने दो। आप देखें सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप देखेंगे तो सच्ची बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 6n² हैप्पी बर्थडे, 11n का भी हैप्पी बर्थडे, यानी f(n+1 - fn) कितना आ गया जी, 35 में से 10 गए तो 25 के डिवाइड में ये रामायण। आप देखें सर, क्या आप समझ पा रहे हैं, ये वैल्यू 0 से बड़ी है, क्या कहते हो, बड़ी है ना 0 से, 0 तो आने से रही है। तो हमने जब ये चीज़ निकाली तो हमें समझ आया, क्या समझ आया उस्ताद जी, दैट f(n+1 - fn) इज़ ग्रेटर देन 0। 0 है, विच इम्प्लाइज दैट f(n+1) इज़ ग्रेटर देन fn। ओहो सर जी, बात बन गई। आप देखें जो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहते हैं, क्या वो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते ही हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस fn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, है ना। अब दूसरी बात सर जी, हमें क्या दिखाना है कि ये जो है fn अपना बाउंडेड भी है, तो थोड़ी सी टर्म इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे आप लोग समझ जाओगे। क्या कहते हो सर जी, यहाँ लिख ले, चलो जी बढ़िया। पहले 1 रखते हैं ज़रा n को, तो -5 आएगा ऊपर और नीचे +5 आएगा, तो सौभाग्यवश -1। फिर 2 रखेंगे तो 4 - 7 कितना आ जाएगा, -3, और ये कितना हो जाएगा 2 रखने पे 6 प्लस में 2 8, तो ये आ जाएगा -3/8, बढ़िया। 3 रखेंगे तो ऊपर आएगा कितना 1, नीचे कितना आएगा 11 आएगा। एक टर्म और लिख लेते हैं बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 4 रखेंगे तो ये तो हो ही गया, 2 रखा तो ये आया, अच्छा 3 रखा तो सर 3, अच्छा 3 पे आएगा -1 आएगा, गड़बड़ हो गई। 3 पे कितना आएगा सर, ये 6 - 7 -1 डिवाइड बाय 11, ठीक है। 4 रखेंगे तो आएगा ये 1 डिवाइड बाय, नीचे कितना आएगा 14 आएगा, और ऐसे ये चलता रहेगा। आप देखें सर, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिलेगी -1, -1 से छोटी कोई वैल्यू जा ही नहीं रही। और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कब मिलेगी, आप देखो यहाँ पे एक वैल्यू और निकाल लो तो आप समझ जाओगे, 1/14 से अगली, तो 4 पुट किया था हमने, 5 पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा 3/17। आप देखेंगे तो सर ये वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही है अब, और मैक्सिमम कितनी जाएगी 2/3। कैसे, जब n अपना इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो fn की वैल्यू क्या होगी 2/3 होगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इसका लोअर बाउंड कितना है, दैट इज़ -1, अगर हम बात करें लोअर बाउंड की तो -1 एक लोअर बाउंड है, या बोल सकते हैं सर -1 तो इसका इन्फीमम भी है। और अपर बाउंड या इसका सुप्रीमम कितना है, अपना सुप्रीमम ऑफ fn, दैट इज़ 3/2, है ना, ज़्यादा से 2/3, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू है वो इतनी ही जाएगी, और वो भी कब, जब आप किसको अप्रोच करें, इन्फिनिटी को। तीसरी बात उसने क्या बोली, ये तो हो गया साबित कि ये बाउंडेड है, क्योंकि लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और सर देखें अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो अब हमें ये भी बताना है कि ये टेंड्स टू लिमिट 2/3 है, तो लिमिट निकाल लेते हैं, उसमें क्या ही दिक्कत है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n - 7 डिवाइड बाय 3n + 2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट लिमिट एट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले ले सर ऊपर नीचे से, ये क्या बचेगा 2 माइनस, बहुत पुराना तरीका है सर अपना ये, n 3 प्लस 2/n, लिमिट पुट करेंगे तो सौभाग्यवश आंसर कितना आएगा 2/3। ठीक, यही तो प्रूफ करना था देखो हमें कि इसकी जो लिमिट है वो 2/3 है। बहुत बढ़िया, तो इसका सर स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड, और कमेंट में बताइएगा क्या सर ये लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है, प्रूव दैट द सीक्वेंस an where an is given as is convergent। हमें ये प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो सर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पहली बात मोनोटोनिकली लेट्स से इंक्रीजिंग है, और फिर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये अपर बाउंडेड भी है, तो बात बन जाएगी। देखो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एज वेल एज अपर बाउंडेड है, तो कन्वर्जेंट हो ही गया थ्योरम से। क्या कहते हो? क्योंकि जो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होते हैं और अपर बाउंडेड भी होते हैं, वो कहाँ कन्वर्ज करते हैं, अपने ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड पे या सुप्रीमम पे, तो कन्वर्जेंट तो है ही। या हम ये प्रूव कर दें कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और ये लोअर बाउंडेड है, तो फिर भी बात बन गई। तब ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, जाके अपने इन्फीमम पे या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे, तो कन्वर्जेंट तो है ही। तो देखो हम चेक करते हैं सबसे पहले कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वो कैसे चेक करेंगे सर, an+1 लिखते हैं पहले तो an+1 कितना होगा, ये होगा 1, वेरी गुड, 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, सर 1 ही रहता है, प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल अप टू 1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइड बाय n+1 फैक्टोरियल, यहाँ तक जाएगा ये। अब हम लोग क्या निकालेंगे हर बार की तरह, a(n+1 माइनस an), तो a(n+1 माइनस an ये निकालते हैं। देखो तो जब ये सर निकालेंगे, ये वैल्यू पूरी ऐसे ब्रैकेट में लिख दूँ मैं, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n+1 फैक्टोरियल माइनस an कितना है जी, ये रहा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल। तो मेरे हिसाब से सर सारी रामायण कट लेगी और बचेगा क्या अपने पास, दैट a(n+1 माइनस an इज नथिंग बट 1/n+1 फैक्टोरियल, यही बचेगा सर। देख लो अब ये जो 1/n+1 फैक्टोरियल है, ये क्या होगा सर, 0 से बड़ा ही होगा, 0 तो हो नहीं सकता। तो यानी ये जो अपनी टर्म है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है देन, इट इम्प्लाइज दैट a(n+1 माइनस an इज ग्रेटर देन 0। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट a(n+1 इज ग्रेटर देन an। यानी सर सीक्वेंस कैसा हुआ, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्या कहते हो? तो इस पे हम लिख देंगे सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, है कि नहीं है सर जी? अब बस ये और प्रूफ कर दें कि अगर ये बाउंडेड अबव है तो बात बन गई। आप देखें सर ये जो सीक्वेंस है an, मुझे बताइएगा an जो कि कुछ ऐसे है 1 + 1, 2 फैक्टोरियल क्या होगा सर, 2 × 1, इसके बाद 3 फैक्टोरियल होगा, दैट इज 3 × 2 × 1 प्लस 1/n फैक्टोरियल। क्या ये सीक्वेंस इससे छोटा होगा? ध्यान से समझना इस बात को, 1/2 की पावर 2 अप टू 1/2 की पावर n-1, क्या कहते हो? ये सीक्वेंस इससे तो छोटा ही होगा, क्यों? यहाँ टर्म मैच कर लो, ये तो सेम है, फिर यहाँ सिर्फ 2 है, यहाँ तक भी ठीक था, यहाँ 6 है, यहाँ सर 4 ही आएगा। इससे अगले टर्म में यहाँ कितना आएगा सर जी, 12 × 2 कितना सर, 24, वहाँ कितना आएगा 8। तो यानी ये जो सीक्वेंस है an, वो इससे हमेशा छोटा ही होगा, इससे बड़ा तो जाएगा नहीं जाएगा ना सर। आप हर एक टर्म को कंपेयर करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें सर ये जो है एक जीपी बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक,
जीपी बन रहा है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो 1/2 है, और उसका सम करना है हम लोगों ने। तो यानी मैं बोल सकता हूँ दैट ए एन इज लेस देन 1 प्लस ये इस जीपी का सम क्या होता है, जीपी का सम का फॉर्मूला होता है 1, क्योंकि r आपका 1 से छोटा है तो 1 माइनस r, और अगर r 1 से बड़ा रहता है तो रिवर्स कर देते हैं, आप लोग जानते ही हो। तो फर्स्ट टर्म क्या है सर 1 है, ये मैं सम लिख रहा हूँ इस जीपी का 1 माइनस हाफ की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस हाफ, ठीक। और वी कैन से दैट ए एन इज लेस देन 1 प्लस ये कितना आएगा सर जी, हाफ माइनस हाफ 2 ऊपर आएगा तो 2 माइनस 2 1/2 की पावर n, और वी कैन से दैट ए एन इज लेस देन 3 माइनस इसको ऊपर ले आओ, क्या दिक्कत है, 2 की पावर 1 माइनस n। ये कंडीशन आई अपने पास आ गई। अब इस कंडीशन के बेसिस पे ये बोला जा सकता है कि ए एन जब इससे छोटा है तो ए एन इज ऑलवेज लेस देन 3। इस कंडीशन के बेस पे हम क्या कह सकते हैं, दैट ए एन इज ऑलवेज लेस देन 3 बोल ही सकते हैं। सर जब वो इससे ही छोटा है तो 3 से तो छोटा होगा ही, ऑब्वियस ही बात है। अगर वो 3 से छोटा है यानी क्या हुआ सर इसका, तो सर यहाँ देखो हम लोग क्या कहेंगे, हेंस ए एन is bounded above, very good, is bounded above। आप देखें सर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, वो बाउंडेड अबव भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एन है वो कैसा सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है। अच्छा अगर हम लोग इसकी लिमिट की बात करें तो देखो क्योंकि ए एन हमेशा 3 से छोटा रहेगा तो इसकी लिमिट जो है वो 3 से तो छोटी मिलेगी, क्या कहते हो। और दूसरी बात ए एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ये देखो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, ये 2 से तो हमेशा बड़ा ही मिलेगा ए एन। तो ए एन अगर 2 से बड़ा है 3 से छोटा है यानी लिमिट ऑफ ए एन लाइज बिटवीन 2 and 3। अगर कोई आपसे 1.5 शाना पूछ ले सर आप इसकी लिमिट पे कमेंट करें तो आप क्या कमेंट करेंगे जी, जो ए एन है उसकी लिमिट 2 से 3 के बीच में मिलेगी। वेरी गुड, इसका सर स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बढ़िया। देखें सर मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे, बाकी कोई डाउट रहता है ना तो नंबर है ही आप लोगों के पास, आप उस पर जो है अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्या है सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय एफ एन अपने को गिवन है इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लाइज बिटवीन 2 and 3। तो क्वेश्चन ये जैसा लास्ट क्वेश्चन किया सर कुछ वैसा ही है कि आपको ये प्रूव करना है कि सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है, ठीक। तो कन्वर्जेंट कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो हमने अभी क्या पढ़ा है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और अपर बाउंडेड है तो बात बन गई, या फिर हम ये प्रूव कर दें सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और लोअर बाउंडेड है तब भी बात बन गई। तो अब देखते हैं सर इसमें क्या बात जो है अपनी बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो एफ एन है, एफ एन क्या गिवन है जी अपने को 1 प्लस 1/n की पावर n। सर इसको ना हम बाइनोमियल से थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, किससे एक्सपेंड करेंगे जी, बाइनोमियल से थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। तो जब एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, सबसे पहले तो 1 प्लस में n इंटू एक्स होता है, n की वैल्यू तो n है, और सर x कितना है आपका 1/n, फिर कितना आएगा जी n, वेरी गुड, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, और x क्या है अपना 1/n है। इस तरीके से चलते चलते कहाँ पहुँचेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 2.1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल और 1/n की पावर n। क्या कहते हो सर जी, यही आएगा। अब देखो हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो निकालना ही है, उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, f ऑफ n प्लस 1, वेरी गुड। तो f ऑफ n प्लस 1, अच्छा पहले ना उससे पहले इसको मैं थोड़ा एक अलग फॉर्म में लिखता हूँ। देखो
आप मुझे बताइएगा सर, क्या हम लोग fn को ऐसे लिख सकते हैं? उससे क्या अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। n से n, हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। यहाँ पे एक n से तो n कट ही जाएगा। ध्यान से देखना मैं क्या कहता हूँ, 2 फैक्टोरियल, एक n से n तो कट ही जाएगा। क्या कहते हो, एक n बचेगा। इस n को अलग अलग लिख ले क्या, तो ये क्या हो जाएगा उस्ताद जी, 1 माइनस 1/n। क्या कहते हो? ऐसे ही देखो जो इससे अगली टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, 1/3 फैक्टोरियल। तो उसके बाद क्या होता है, n-2 भी होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/n। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/n। क्या कहते हो सर, बात समझ आ रही है ये किस तरीके से लिख रहे हैं? तो ऐसे करते करते जब हम लास्ट तक पहुँचेंगे सर, यहाँ पे देखें 1/n फैक्टोरियल, ये एज इट इज़। टर्म्स क्या बचेंगी, ये कितना रहेगा अपना, एक n से तो n कट ही जाएगा। n-1 के नीचे n जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, क्या कह रहे हो, 1 माइनस 1/n, वेरी गुड, 1 माइनस 2/n, अप टू, और लास्ट में जो 1 बचेगा उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस n-1 डिवाइड बाय n। क्या कहते हो, ऐसे लिख ही सकते हैं ना। देखो एलसीएम लोगे तो n से n क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे, और 1 बच जाएगा, तो ऐसे लिख ही सकते हैं। अब हम लोग निकालते हैं सर क्या, f ऑफ n+1। तो मेरी हेल्प करिएगा सर, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, n+1। तो 1 + 1, 1/2 फैक्टोरियल, 1 माइनस n+1, वेरी गुड, प्लस 1/3 फैक्टोरियल। यहाँ क्या आएगा देखो, 1 माइनस 1/n+1, 1 माइनस 2/n+1, वेरी गुड, एंड सो ऑन। चलता रहेगा सर, ये लास्ट में यहाँ भी लिख देंगे, क्या ही दिक्कत है। आप देखो सर, यहाँ पे माइनस करोगे ना तो बड़ी झोल झाल है। तो यहाँ पे क्या हम कंपेयर करवाते हैं, कंपेयर कैसे करवाएंगे समझना। मैं आपसे ऐसे बोल दूं क्या, वी नो, देखो कंपेयर करवाने का तरीका क्या है आप समझोगे, n+1 इज ग्रेटर देन n। किसी भी हालत में n+1 n से बड़ा ही होगा। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ n+1 इज लेस देन -n। क्या कहते हो भाई, नेगेटिव ऑफ n+1 क्या होगा, छोटा होगा नेगेटिव ऑफ n से। इनका रेसिप्रोकल ले ले क्या, तो नेगेटिव ऑफ n+1 क्या होगा सर, बड़ा होगा किससे, माइनस ऑफ n से। भाई रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। दोनों साइड 1 ऐड कर दो, तो इट इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 1/n+1 इज ग्रेटर देन, अच्छा ये तो रह ही गया सर जी, इसका रेसिप्रोकल करना, 1 माइनस 1/n। आप देखो सर, इससे हमें क्या समझ आता है, ध्यान से समझिएगा इस इनइक्वालिटी से। इससे ये समझ आता है दैट ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से बड़ा है, मतलब इसकी वैल्यू इससे बड़ी आएगी। ये वैसे तो आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि n+1 जो है वो ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी, और ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो ओवरऑल ब्रैकेट ज़्यादा आएगा। या आप ऐसे इनइक्वालिटी से भी समझ सकते हो। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ दैट 1 माइनस 2/n+1 इज़ ग्रेटर देन 1 माइनस 2/n। भाई सेम यही तो बात है, आप 1 ऐड करने से पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 ऐड कर दो, क्या ही दिक्कत है, बात समझ रहे हो। तो यानी किसी भी हालत में जो f ऑफ n+1 है उसकी सारी टर्म, शुरू की 2 छोड़ दो वो तो इक्वल हैं, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सर fn की जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगी उनसे क्या आने वाली है, ज़्यादा आने वाली है। क्या, वेरी गुड। और अगर ज़्यादा आएगी सर तो मैं बोल सकता हूँ दैट f ऑफ n+1 इज़ ग्रेटर देन fn। और सर जब ऐसा हो ही गया तो सीक्वेंस कैसा हुआ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुआ या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्या कह रहे हो उस्ताद जी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, वेरी गुड। तो लिखेंगे सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। आप कमेंट में बताइएगा क्या ये इनइक्वालिटी वाला फंडा आपको समझ आया। अब देखें सर, इनइक्वालिटी तो हो गई, ठीक है, अब बाउंडेड भी दिखाना है। भाई अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव है। आप देखें ये जो बाइनोमियल है, ये चीज़, ये सर हमेशा छोटी होगी, पता है किससे,
एफ एन हमेशा छोटा होगा इससे 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आप खुद कंपेयर करवा लो, ये वाली जो चीज़ है ये हमेशा छोटी आएगी सर किससे, इससे। और देखो लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा है ये वाली जो चीज़ है सर वो किससे छोटी होती है, 3 से। आप देखो लास्ट क्वेश्चन में यही सिनेरियो था और हमने प्रूफ कर दिया था दैट ये जो आपका सीक्वेंस है ये 3 से छोटा आने वाला है, यानी एफ एन भी आपका क्या आने वाला है सर, 3 से छोटा ही रहने वाला है। अगर सर एफ एन 3 से छोटा रहने वाला है तो सीक्वेंस क्या हो गया, क्या कहते हो, बाउंडेड अबव हो गया क्या, वेरी गुड। तो सीक्वेंस कैसा है अपना, बाउंडेड अबव। तो अब देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड अबव भी है, हेंस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब कहता है सर लिमिट के बारे में बताएं, 2 से 3 के बीच में लाई करेगी। आप देख लें सर 3 वाली तो कंडीशन आई गई है, क्या कहते हो। और एफ एन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 से ज़्यादा ही मिलेगा। एफ एन 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो लिमिट भी जो है इसकी सर कहाँ मिलेगी अपने को, क्या कहते हो, 2 से 3 के बीच में मिलेगी। दैट लिमिट ऑफ एफ एन लाइज बिटवीन 2 and 3। ये तो प्रॉपर्टी है लिमिट की, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। कमेंट में मेरे को बताइएगा सर क्या आपको ये इनइक्वालिटी वाला जो मसला है ये समझ आया। सर क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही सही क्वेश्चन है ये, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्या कहता है, शो दैट द सीक्वेंस एफ एन डिफाइंड रिकर्सिवली बाय f1 इक्वल्स टू √2 एंड f of n+1 इक्वल्स टू √2 टाइम्स एफ एन कन्वर्जेस टू 2। तो कहता है सीक्वेंस कुछ रिकर्सिव की फॉर्म में हमें गिवन है, रिकर्शन की फॉर्म में बेसिकली, और हमसे वो कहना चाह रहा है कि आप प्रूफ कर दें वो 2 पे जाके जो है वो कन्वर्ज होता है। आप देखें सर थोड़ी सी इसकी टर्म लिख लेते हैं सीक्वेंस की। पहली टर्म क्या होगी, √2। सेकेंड टर्म क्या होगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म पुट करनी पड़ेगी, क्या ये आएगी सर जी 2√2। थर्ड टर्म क्या आएगी सीक्वेंस की, क्या कह रहे हो, 2√2 के अंदर भी सर जी √2, क्या कहते हो, आएगा ऐसा। आप देखें सर ये जो सीक्वेंस है हम ऐसा बोल दे क्या, दैट वी नो दैट हमें सब पता है, वी आर ब्रह्म ज्ञानी, कि अपना जो 2√2 होता है सर वो 2 से बड़ा होता है, क्या कहते हो। हम ये बात जानते हैं दैट 2√2 इज़ ग्रेटर देन 2। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप समझ जाओगे, दोनों साइड अंडर रूट लेते हैं तो 2√2 इज़ ग्रेटर देन √2। ये क्या है सर, क्या कह रहे हो, ये है f of n+1, ये है एफ एन, चेक कर लो n+1 n। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं क्या कि अपना ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अच्छा चलो एक केस और देख लेते हैं, थोड़ा सा दिल को तसल्ली और मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स f of n+1 इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स एफ एन, दोनों साइड रूट ले लो, 2 टाइम्स fn+1 इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स एफ एन। ठीक है सर, fn+1 कितना था, ये रहा। ये सर क्या है, चेक कर लो, fn+2 है ये। कैसे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो अगर मैच नहीं करवा पा रहे हो तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 तो पहले से है। f of n+1 कितना है, और सर जी fn, ये f of n+1 हो जाएगा, देखो कैसे, fn कितना है, √2 है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, चेक कर लो, ये f of n+2 है, f of n+2, और ये क्या है, f of n+1। आप तो सर कह ही सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है अपना, मतलब ये सीक्वेंस कैसा है अपना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब हमें ये और साबित करना है कि सीक्वेंस जो है अपना वो बाउंडेड अबव भी है। तो आप देखें सर, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, दैट
बाउंडेड अबव के लिए कि जो रूट 2 है सर वो 2 से छोटा ही होगा, क्या कहते हो? तो यानी इससे क्या समझ आया दैट एफ एन इज़ लेस देन 2 होगा सर जी, बात मानते हो? ये दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स एफ एन इज़ लेस देन 2 इंटू 2, अंडर रूट ले लो, तो इट इम्प्लाइज दैट रूट 2 टाइम्स एफ एन इज़ लेस देन 2। और सर रूट 2 टाइम्स एफ एन कितना आ जाएगा? देखो जी, एफ एन कितना है? रूट 2 है, और ये देख लो ना ये चीज़, तो ये एफ ऑफ एन प्लस 1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एन प्लस 1 इज़ लेस देन 2। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? आप साबित कर सकते हो कि एफ ऑफ एन प्लस 2 जो है वो भी लेस देन 2 ही रहेगा। तो हम ऐसा बोल दे क्या कि अपना जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है, तो यहाँ लिखेंगे क्या? हैंस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। वेरी गुड। अब देखो अपना जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड अबव भी है। अब ये साबित करना है कि वो कन्वर्ज होता है 2 पे। तो सर मान लेते हैं लेट लिमिट एफ एन इक्वल्स टू एल। तो अगर ये एल के इक्वल है तो क्या हम बोल सकते हैं क्या दैट लिमिट एफ ऑफ एन प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एल? क्या ही फर्क पड़ता है? आप देखें सर एफ एन कितना है आपका? रूट 2 है, ऐसे देख लो, तो ये कितना है? रूट 2 है। और एफ ऑफ एन प्लस 1 कितना है जी अपना? ये है अपना 2 ऑफ एफ एन। क्या कहते हो भाई? एफ एन जो है एफ एन प्लस 1, या फिर हम इसको एफ एन को एफ एन ही रहने दो, ये क्यों लिखते हो, क्या ही दिक्कत है? एफ एन इक्वल्स टू दिस रूट 2 टाइम्स ये एन प्लस 1 आएगा ना यहाँ पे। ओहो सारा ही गड़बड़ हो गया। हम क्या लिखेंगे दैट एफ ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स एफ एन। अब बात बन जाएगी, दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं। देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन प्लस 1, ये हो जाएगा रूट 2, और अंदर घुसेगा लिमिट एफ एन। आप देखें सर ये कितना अज्यूम किया हुआ एल, ये कितना आ जाएगा? रूट 2 एल। स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 2l। इधर ले आओ, एल स्क्वायर माइनस 2l इक्वल्स टू 0, तो l इज 0 और 2। आप देखें सर l 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सीक्वेंस की हर एक टर्म क्या है? पॉजिटिव है और 0 से बड़ी है। तो सीक्वेंस की जब हर एक टर्म 0 से बड़ी है तो l मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और 0 के अलावा l का वैल्यू कितना है? 2 है। तो इसका जो लिमिट है वो कितना आएगा? 2 आएगा। देखो बात समझ आई आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। वेरी गुड। और सर ये कितना समझ आया आप लोगों को, कैसे बताओगे जी? कमेंट में बताना आपने। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है? अ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज a1 इक्वल्स टू 1, an प्लस 1 इज गिवन एज, बेसिकली रिकर्शन टाइप ये गिवन है। शो दैट an इज बाउंडेड मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट, ऑल्सो फाइंड इट्स लिमिट। आप देखें सर बाउंडेड और मोनोटोनिक प्रूफ कर दिया तो कन्वर्जेंट तो अपने आप ही हो गया। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि ये मोनोटोनिक है, मतलब हो सकता है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो सकता है सर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। अब उसमें तो क्या ही है। तो a1 1 है, एक बार ज़रा a2 निकालते हैं। तो a2 कितना आएगा उस्ताद जी? क्या कहते हो? a2 विल बी गिवन एज 4 प्लस 3 टाइम्स a1। वेरी गुड। 3 प्लस 2 टाइम्स a1। a1 कितना है जी? 1 है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आ जाएगा 7/5। आप देखें सर 7/5 क्या 1 से बड़ा होता है? तो यहाँ से क्या समझ आया? a2 इज़ ग्रेटर देन a1। अब मान लेते हैं सर a ऑफ n प्लस 1 वो है ना, a ऑफ n प्लस 2 कितना होगा? देखो ये आ जाएगा 4, 3 ऑफ a n प्लस 1। वेरी गुड। और यहाँ पे कितना आएगा सर जी? ये 3 प्लस में 2 टाइम्स a n प्लस 1। हम लोग क्या करते हैं सर? हम लोग क्या करते हैं? देखो हम लोग ना ये निकालते हैं a ऑफ n प्लस 2 माइनस a ऑफ n प्लस 1, और चेक करते हैं क्या ये भी जो है वो 0 से बड़ा आएगा। अगर ये भी 0 से बड़ा आता है, ये तो है ही a2 इज़ ग्रेटर देन a1,
और यहाँ भी हम ये निकाल के चेक कर लेंगे क्या ऑफ ए ऑफ एन प्लस टू ए ऑफ एन प्लस वन से बड़ा है। अगर बड़ा आ गया तो हम फिर ये कह सकते हैं बिना किसी दिक्कत के कि अपना जो सीक्वेंस है सर वो कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। बट अब करेंगे कैसे ये थोड़ा सा देखते हैं। तो ए ऑफ एन प्लस टू ये है अपने पास और ए ऑफ एन प्लस इज गिवन एज दिस। हम लोग निकालना चाह रहे हैं ए ऑफ एन प्लस टू माइनस ए ऑफ एन प्लस वन। बहुत बढ़िया, तो मेरी हेल्प करिएगा। ए ऑफ एन प्लस टू माइनस ए ऑफ एन प्लस वन, इसको एज इट इज़ रहने दो। 3 ऑफ ए एन प्लस वन, 3 प्लस 2 टाइम्स ए एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन कितना है 4 प्लस 3 टाइम्स ए एन, वेरी गुड। और ये कितना है 3 प्लस 2 टाइम्स ए एन। एलसीएम लेंगे और उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सर 3 प्लस 2 ए एन प्लस वन, यहाँ क्या आएगा 3 प्लस 2 ए एन। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लेते हैं सर एक स्टेप, ज़्यादा तेज़ी नहीं काटनी चाहिए, मामला गड़बड़ भी हो जाता है। ये और यहाँ पे क्या है 3 प्लस 2 ए एन माइनस 4 प्लस 3 ए एन मल्टीप्लाई में 3 प्लस 2 ऑफ ए एन प्लस वन, 3 प्लस 2 ऑफ ए एन प्लस वन। ब्रैकेट को ओपन करिएगा 1 बाय 1 और हेल्प करिएगा मेरी। ये कितना आएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 ए एन, फिर ये कितना आएगा प्लस में 9 ए ऑफ एन प्लस वन, और सर जी ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 ए एन ए ऑफ एन प्लस वन, यही आएगा। माइनस मैं सीधा ओपन कर रहा हूँ ब्रैकेट साइंस के साथ, 4 तिया 12 तो साइन नेगेटिव हो ही जाएगा, सारे ही नेगेटिव आएंगे क्योंकि देखो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है। फिर 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 ए एन प्लस वन, फिर सर कितना आएगा माइनस 9 ए एन और माइनस 6 ए एन ए ऑफ एन प्लस वन के होल डिवाइड में ये रामायण कितनी है जी ये 3 प्लस में 2 ए एन प्लस वन, 3 प्लस में 2 ए एन। आप देखें सर क्या क्या जो है वो कैंसिल हो रहा है। बेसिकली हम ये जो कर रहे हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं सर पढ़े लिखे लोग, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। तो वही ये रामायण हम लोग कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हैप्पी बर्थडे 8 ए एन माइनस का 9 ए एन, मैं इधर लिखता हूँ जो बची हुई टर्म है अपनी 8 ए एन माइनस का 9 ए एन, तो माइनस का ए एन 9 ए एन प्लस वन, 8 ए एन प्लस वन, तो एक बचेगा ए एन प्लस वन और डिवाइड में ये रामायण 3 प्लस 2 ए एन प्लस वन। आप देखें सर ए एन प्लस वन जो है वो ए एन से तो बड़ा ही है, ये देख लो आपके सामने है, यानी ए एन प्लस टू माइनस ए एन प्लस वन is always greater than 0. Hence we can say that the function is monotonically increasing. Very good. इस कंडीशन के बेसिस पे हम कह ही सकते हैं कि अपना जो ये सीक्वेंस है फंक्शन निकलता है बार बारी, ये कैसा है सर जी मोनोटोनिकली इंक्रीजेस। अब ये दिखाना है कि ये बाउंडेड अबव भी है, क्वेश्चन में तो बोला ही है, तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वेरी गुड। अब देखो हम ये शो करते हैं कि ये बाउंडेड अबव भी है। कैसे करेंगे सर समझना ज़रा इस बात को, इसको हटा देते हैं, इसकी तो कोई ज़रूरत अब अपने को है नहीं क्योंकि प्रूफ तो हो ही गया है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो है, तो मोनोटोनिक तो है अपना जो ए एन है। आप देखें सर अपना जो ए ऑफ एन प्लस वन है वो ऐसे गिवन है क्या 4 प्लस 3 ए एन 3 प्लस 2 ए एन। तो इसको ना हम देखो ऐसे लिख सकते हैं दैट ए ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस यहाँ पे जो है आएगा 1 डिवाइड बाई 2 ए एन प्लस 3। एक बार चेक करो ज़रा, इसको वैसे लिख सकते हैं क्या
ये कितना आएगा सर, 2 तो ठीक है, 3 दूनी 6 an आ जाएगा इधर, और 6 an के साथ साथ माइनस का 9 भी आएगा, तो माइनस का 9 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 1 8, सही है। इसको देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक बार ये आप चेक करिएगा। तो मैं बोल दूं क्या, अपना ये जो an+1 है, अपना जो an+1 है वो हमेशा 3/2 से छोटा रहेगा। क्यों, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी तो an+1 इससे छोटा ही आएगा, क्या कहते हो। और आप देखो a1 भी 3/2 से तो छोटा ही है, a1 भी क्या है सर, 3/2 से छोटा ही है। तो यानी अपना ये जो सीक्वेंस है ये सर कैसा हुआ, क्या कहते हो, बाउंडेड हुआ क्या, देखो अपर बाउंड मिल गया उसका 3/2, तो हम बोलेंगे हैंस, यहाँ पे क्या है सर, थोड़ी सी कलाकारी है बस, और कुछ नहीं है इसमें, हैंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। अपर बाउंड तो यहाँ से पता लग गया, और लोअर बाउंड क्या है सर इसका, 1 ही है, आप देख लें, तो बाउंडेड तो है ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके बाद देखो हमें क्या निकालना है सर, इसकी लिमिट। कन्वर्जेंट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्यों, बाउंडेड भी है, मोनोटॉनिक भी है, तो कन्वर्जेंट तो है ही, क्या दिक्कत है। अब लिमिट निकालते हैं, मान लेते हैं लिमिट ऑफ an इक्वल्स टू l, तो an प्लस की भी, मतलब n+1 की भी लिमिट क्या होगी सर, l ही होगी, क्या कहते हो। तो देखो हम लोग ये जानते हैं कि अपना an+1 कैसे है, an+1 इज इक्वल्स टू 4 + 3 टाइम्स an, 3 + 2 टाइम्स an। लिमिट लेंगे दोनों तरफ, तो लिमिट n अप्रोचेस इन्फानाइट a ऑफ n+1, 4 + लिमिट an, वेरी गुड, 3 + 2 टाइम्स लिमिट an, यही आएगा। देखो ये कितना सर l 4, ये कितना l 3, ये कितना 2l, आप देखें लिमिट an है तो 2l हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3l + 2l², 4 + l, यहाँ पे कितना, अच्छा 3 भगा दिया, अरे भैया अभी हो जाता गड़बड़, 3l आएगा ना इधर। आप देखें सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3l से 3l, हैप्पी बर्थडे हो ही रहा है, और 2l² किसके इक्वल आ गया, 4l² आ गया कितना सर जी, 2, तो l की 2 वैल्यूज़ आएंगी, -√2 और +√2। अब देखो माइनस की लिमिट हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस की हर एक टर्म पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट भी पॉजिटिव होगी, हैंस लिमिट क्या जाएगी सीक्वेंस की, √2। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। सर आप देखें कमेंट में मेरे को बताइएगा क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया। सर क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, कहता है इफ Sn इज बाउंडेड और सीक्वेंस सच दैट S1 इक्वल्स टू A, Sn+1 इज गिवन एज B इज ग्रेटर देन A, कंडीशन गिवन है, और A भी 0 से बड़ा ही है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, शो दैट सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड लिमिट ऑफ Sn इक्वल्स टू B। आप देखें सर S1 कितना है A, मैं एक बारी ना S2 निकाल लेता हूँ, S2 कितना आएगा उस्ताद अपना, ये आएगा AB², यहाँ S1 का वैल्यू पुट करेंगे तो A² डिवाइड बाई A+1। हम देखो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे जी S2 का स्क्वायर माइनस S1 का स्क्वायर, क्योंकि ये निकालना सर आसान है ना, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, देखें आप, तो S2 का स्क्वायर माइनस S1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा AB² प्लस A² डिवाइड बाई A+1 माइनस A²। आप देखें सर अब LCM आएगा, क्या कहते हो, तो AB² प्लस A² माइनस A² A+1 डिवाइडेड में A+1, यही आएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो तो AB² प्लस A² माइनस A³
माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस 1। कुछ कैंसिल हो रहा है उस्ताद जी? कैंसिल तो हो रहा है भैया, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना, देखो तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, हैप्पी बर्थडे। सर कुछ कॉमन दिखाई देता है आपको ऊपर? ए कॉमन है क्या? वेरी गुड। तो ए कॉमन लेते क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए प्लस 1। आप देखें सर ये वाली टर्म 0 से बड़ी होगी, क्यों होगी? क्योंकि आपका b क्या है? a से बड़ा। ऐसा मैं नहीं कहता, क्वेश्चन खुद कहता है, देखो ये ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि b इज ग्रेटर देन a। ठीक, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि देखो हम इसको क्या इंडक्शन से प्रूव करेंगे कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मैं ऐसा मान लेता हूँ लेट Sn+1 इज ग्रेटर देन Sn इज ट्रू। हम ऐसा मान लेते हैं ये ट्रू है, और n1 के लिए तो ये ट्रू है ही। देखो जब n1 पुट करोगे तो S2 इज ग्रेटर देन S1 यहाँ से निकल के आ गया। ठीक, हम क्या इसको मान के चल रहे हैं कि Sn+1 इज ग्रेटर देन Sn इज ट्रू, देन n1 के लिए ट्रू है। सो वी नीड टू प्रूव दैट it is true for some n let's say m+1, है ना। हम कोई n ले लेते हैं m+1, उसके लिए इसको प्रूव करेंगे कि ट्रू है। ये हम ट्रू मान के चल रहे हैं, ये प्रूव करेंगे किससे करेंगे सर? इंडक्शन से। ये तो मान के ही चल रहे हैं, तो Sn+1, अब देखो Sn+1 ग्रेटर देन क्या है सर? Sn है। आप देखें फॉर सम n इज इक्वल्स टू m+1 मान लेते, क्या दिक्कत है? Sn+1 ग्रेटर देन Sn है। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं सर जी? स्क्वायर करते हैं, तो s का स्क्वायर n+1 ग्रेटर होगा s स्क्वायर n से। ठीक, देखते रहना, दोनों साइड ab स्क्वायर ऐड करते हैं, तो s2 n+1 प्लस ab स्क्वायर, या फॉर सम n इज इक्वल्स टू n+2 ले लेते हैं ना इसको, तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि n+1 के लिए हमने माना है और n+2 के लिए इसको हम प्रूव कर रहे हैं, इज़ ग्रेटर देन Sn स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। दोनों साइड सर इसको a+1 से डिवाइड करते हैं, तो s स्क्वायर n+1 प्लस ab स्क्वायर डिवाइड बाई a+1 इज़ ग्रेटर देन Sn स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर डिवाइड बाई a+1। दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, तो आप समझ गए होंगे अब क्या करने वाले हैं हम लोग। s स्क्वायर n+1 प्लस ab स्क्वायर a+1 इज ग्रेटर देन Sn स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर a+1। सर ये क्या है? s ऑफ n+2 है, देखो इस फॉर्मूले से, तो ये क्या है? s ऑफ n+2 और ये क्या है? s ऑफ n+1। तो हमने ट्रू माना था n+1 के लिए, और किसके लिए प्रूव कर दिया है? n+2 के लिए। तो अब तो ये हमेशा ही ट्रू है ना इंडक्शन से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। इसमें कोई डाउट हो तो सर आप व्हाट्सएप पे जो है वो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो ये है, प्रूफ हो गया। अब हमें ये दिखाना है कि लिमिट जो है वो इसकी b है, और बाउंडेड ये पहले से ही है, तो बाउंडेड जो है सर अपनी चॉइस है, आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो या चाहो तो ना करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि वो पहले से ही कह रहा है कि सीक्वेंस कैसा है अपना? बाउंडेड है। तो देखें सर, हम ऐसा मान लेते हैं लेट लिमिट ऑफ Sn इज इक्वल्स टू L, तो Sn+1 की भी लिमिट क्या ही होगी सर? यही होगी, लिमिट ऑफ Sn+1 इज ऑल्सो L। यहाँ पुट कर दो तो ये कितना आएगा देखें जी आप, Sn प्लस, मतलब चलो थोड़ा सा तमीज़ में लिख लेते हैं, और तो क्या ही है, ab स्क्वायर s स्क्वायर n a+1। दोनों साइड सर स्क्वायर करते हैं, s स्क्वायर n+1 ab स्क्वायर Sn स्क्वायर a+1। लिमिट लेंगे तो लिमिट Sn+1 का स्क्वायर ab स्क्वायर
लिमिट एस एन स्क्वायर ए प्लस 1, ये कितना आ जाएगा सर, एल स्क्वायर ए बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, वेरी गुड। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, एल इज बी, एक माइनस भी आएगा बट माइनस सर हो नहीं सकते लिमिट, क्यों, क्योंकि इसकी हर एक टर्म सीक्वेंस की क्या है, 0 से बड़ी है, तो लिमिट भी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी। तो सर प्रूफ कर दिया लिमिट कितनी आई, बी, हैंस प्रूव्ड। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले ले सर आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो ये टॉपिक था अपना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या बोले तो मोनोटोनिक सीक्वेंस का। अब सर अपने पास टॉपिक है सब सीक्वेंस का, किसका टॉपिक है, सब सीक्वेंस। तो चलते हैं ज़रा सब सीक्वेंस पे बात करते हैं आपसे, थोड़ी सी थ्योरम्स देखेंगे, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। देखो तो उस्ताद जी देखिएगा सब सीक्वेंस क्या होते हैं, कहता है लेट एफ एन बी अ गिवन सीक्वेंस इफ एन के इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर देन एफ एन के इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ एफ एन। समझ नहीं आया ना सर, है ना, एग्जाम्पल देखते हैं समझ आएगा। देखो हम नेचुरल नंबर का सीक्वेंस ले लेते हैं, तो नेचुरल नंबर का क्या होगा सीक्वेंस, 1 2 3 4 5 5 6, मतलब अप टू ऐसे चलेगा। आप देखें आपने इसका एक सब सीक्वेंस लिखा, ये इसका सब सीक्वेंस है 1 3 5, मतलब सारे ऑर्ड जो हैं इसके अंदर मिलेंगे आपको। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या ये जो आपके टर्म्स हैं ये इंक्रीजिंग उसमें है क्या, ऑर्डर में है, देखो ज़रा। ऐसे ये एक सब सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का, यहाँ भी देखो ये जो टर्म्स हैं क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर आपकी टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं तब तो सर ठीक है, सब सीक्वेंस उसको बोलेंगे। लेकिन ये देखो ये कि विचित्र प्राणी 1 5 3 7, तो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नहीं है ना, तो हम बोलेंगे ये जो तीसरे वाले भाई साहब हैं ये सब सीक्वेंस नहीं है नेचुरल नंबर का। बात समझ रहे हो, सब सीक्वेंस के लिए मतलब आप बड़े सीक्वेंस का एक छोटा पार्ट निकाल रहे हो, लेकिन साथ में कंडीशन ये है वो जो उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं वो कैसे आनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या है इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, इससे जुड़ी हुई सर कुछ थ्योरम्स हैं, 6 थ्योरम्स हैं, मैं डिक्टेट करता हूँ आप लोग लिखिएगा फिर समझेंगे। पहला थ्योरम लिखिएगा, देखो क्या कहता है, इफ़ अ सीक्वेंस fn converges to L, if a sequence fn converges to L, comma, then every subsequence of fn converges to L। तो उसने देखो हमसे क्या बात कही सर, अगर हम डायग्राम के तौर पर उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या कह रहा है वो, कि अगर आपका जो fn है वो कन्वर्ज होता है L पे, तो जो इस fn का सब सीक्वेंस होगा वो भी उस्ताद जी कहाँ कन्वर्ज होगा, जाके L पे ही होगा। ठीक, सेकेंड थ्योरम लिखिएगा, तो ये देखो ऐसी थ्योरम्स हैं इसकी ना, थोड़ी सी नुन्नू मुन्नू सी, लिखिएगा सर सेकेंड थ्योरम क्या कहती है, इफ़ दी सब सीक्वेंसेस, सेकेंड थ्योरम लिखिएगा, इफ़ दी सब सीक्वेंसेस, ये इफ़ दी सब सीक्वेंसेस f of 2n minus 1 and f of 2n of a sequence fn converge to same limit L, then fn also converges to L, वो कह रहा है अगर ये दोनों L लिमिट पे जाके कन्वर्ज होते हैं तो सर फिर भगवान भी नहीं रोक सकता, ये भी किस पे जाके कन्वर्ज होगा, L पे ही कन्वर्ज होगा। वेरी गुड। ये क्या है, बेसिकली fn का एक ऑड सब सीक्वेंस है, एक इवन सब सीक्वेंस है, आप देखोगे ना। थर्ड थ्योरम देखो सर क्या कहती है, ये थ्योरम्स क्या है बस पता होनी चाहिए, ऐसी नोट्स में लिखी होनी चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे।
कहता है इफ अ सीक्वेंस एफ एन डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, if a sequence fn diverges to plus infinity, then every subsequence of fn also diverges to plus infinity. सीक्वेंस था fn, ये सर डाइवर्ज करता है किस पे, प्लस इन्फिनिटी पे, तो इन भाई साहब के जो सब सीक्वेंस होंगे वो भी सर डाइवर्ज करेंगे कहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक, सेम माइनस इन्फिनिटी का है, आप समझ सकते हो, अगर ये माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज हो रहा है तो ये भी कहाँ डाइवर्ज करेंगे सर, माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक, थ्योरम नंबर 4 लिखें, क्या कहती है, अ रियल नंबर एल इज अ लिमिट पॉइंट, अ रियल नंबर एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस एफ एन, ऑफ अ सीक्वेंस एफ एन if and only if a subsequence of fn converges to L, a subsequence of fn converges to L। वो कह रहा है कि किसी सीक्वेंस में कोई लिमिट पॉइंट है, लेट से L, लिमिट पॉइंट समझते हो ना सर, समझते हो लिमिट पॉइंट, कि ऐसा पॉइंट जिसके आसपास की बहुत सारी वैल्यूज सीक्वेंस में देखने को मिले। ठीक, मान लेते हैं fn का एक लिमिट पॉइंट है L, तो वो कहता है अगर fn का एक लिमिट पॉइंट L है तो ज़रूर ऐसा हो रहा होगा कि fn का एक सब सीक्वेंस ऐसा रहा होगा जो इस L पे जाके कन्वर्ज करेगा, यानी इस सब सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या आएगी, L आएगी, लेकिन सीक्वेंस की क्या है वो, लिमिट पॉइंट। समझ रहे हो, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जो है अगर कुछ मिल रहा है तो ये बात तय है उस सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस ऐसा ज़रूर मिलेगा जो उस लिमिट पॉइंट पर जाके कन्वर्ज होगा। इंपॉर्टेंट है सर ये। अगला देखें सर, थ्योरम जो है क्या कहता है, अगला थ्योरम कहता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसमें जो है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, आपको कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। और लास्ट लिखें सर कुछ मतलब थ्योरम नंबर 6, देखो क्या कहती है थ्योरम नंबर 6, कहती है एवरी सीक्वेंस हैज़ अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस हैज़ अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, हर सीक्वेंस का एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। मोनोटोनिक सब सीक्वेंस मतलब जो या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, हर सीक्वेंस का मिलेगा ये। तो थ्योरम ने क्या कहा, एवरी सीक्वेंस हैज़ अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। वेरी गुड सर, उम्मीद करता हूँ आपने ये थ्योरम्स जो हैं वो लिख ही ली होंगी, बहुत बढ़िया। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। अभी देखें सर एक टॉपिक और बचा है अपने पास, लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर, एक बारी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है और उसके बाद जो है सेशन अपना एंड करेंगे आज का। देखें सर, अब बात कर लेते हैं अपन लोग लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर की। तो कहता है द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एन इज कॉल्ड लिमिट इन्फीरियर। तो लिमिट इन्फीरियर किसको बोलेंगे, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट को बोलेंगे हम लिमिट इन्फीरियर। इसको डिनोट कैसे करते हैं सर, या तो आप ऐसे लिखोगे, बेसिकली आपने INF लिख दिया है, या लिमिट के नीचे आप ये जो है लाइन डालोगे जिससे पता लगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं सर जी, लिमिट इन्फीरियर की। ऐसे लिमिट सुपीरियर क्या होता है, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एन इज कॉल्ड द लिमिट सुपीरियर, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। इसको कैसे डिनोट करवाते हैं, यहाँ पे SUP लिख दिया या ऊपर लाइन डाल दी। और आप देखें सर ये जो इन्फीरियर वाला लिमिट पॉइंट है ये या तो इक्वल हो सकता है या छोटा मिलेगा किससे, सुपीरियर वाले लिमिट पॉइंट से, है ना। तो इस पर क्या है सर, क्वेश्चन देख लें ज़रा तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ सीक्वेंस लिखता हूँ, फिर उनके हम लोग कोशिश करेंगे क्या, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बताने की,
उसके बाद सर इस पे 2 थ्योरम्स हैं, वो भी देख लेते हैं। तो फिर क्या है, अपना ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से हम लोग सौभाग्यवश अपने टेस्ट जो होते हैं वो स्टार्ट करेंगे कि कन्वर्जेंस के कौन कौन से टेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो पहला सीक्वेंस है ये 1 2 1 2 2 2 ऐसे चल रहा है। दूसरा सीक्वेंस है 1 3 5 1 3 5 एंड सो ऑन। तीसरा सीक्वेंस है सर 1 प्लस माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाय n। चौथा है अपने पास -1 बाय n डिवाइड बाय n स्क्वायर। फिफ्थ है, देखें सर बड़े ही प्यारे प्यारे सीक्वेंस है ये, -1 की पावर n 1 प्लस 1 बाय n। सिक्स्थ है 1 बाय -2 की पावर n 1 प्लस 1 बाय n। हमें इनमें जो है वो बताना है कि इनका लिमिट इन्फीरियर क्या होगा और लिमिट सुपीरियर क्या ही होगा। तो सर पहले सीक्वेंस को देखें, बड़ा ही ललन टॉप सीक्वेंस है। इसके लिमिट पॉइंट 2 हैं, 1 और 2, क्योंकि आप देखें 1 के आसपास मतलब 1 ही इसमें बहुत बारी आ रहा है, तो 1 तो लिमिट पॉइंट हो गई। और जिनको लिमिट पॉइंट नहीं पता सर, वो पुरानी वीडियोस देखें तो आप समझ जाओगे मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ। ये 2 लिमिट पॉइंट हैं इसके, एक तो 1 है एक 2 है। तो इन्फीरियर वाला जो लिमिट पॉइंट है वो 1 होगा और सुपीरियर वाला जो है वो 2 होगा। क्या कहते हो सर, ऐसा ही है? बहुत बढ़िया। अब ज़रा दूसरे पे आ जाओ। तो दूसरे में सर 3 लिमिट पॉइंट मुझे दिखाई देते हैं, 1 3 एंड 5। तो इसमें 3 लिमिट पॉइंट हैं, 1 3 एंड 5। तो इन्फीरियर वाला क्या होगा, 1 जो स्मॉलेस्ट है, और सुपीरियर वाला 5। कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको सर जी थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, मतलब 2-4 टर्म लिखेंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि इसका लिमिट पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे देखें, पहले 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 -1 प्लस 1 हैप्पी बर्थडे। 2 रखेंगे तो 1/2 दैट इज़ 3/2। सर फिर 3 रखेंगे, क्या कहते हो, रखेंगे ही भैया। 3 रखेंगे तो -1 3 -1 दैट इज़ 2/3। फिर कितना रखोगे सर, 4 रखोगे तो कितना आएगा, 5/4 देन आएगा 4/5। अब मुझे लगता है आप समझ गए, ये कितना होता है सर 1.5, ये कितना होता है 0.6, ये कितना होता है 1.25, ये कितना होता है 0.8। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आने वाला है सर, 1 आने वाला है, क्या कहते हो? तो इसका लिमिट पॉइंट आएगा 1। और आप देखें सर, जो एक ही लिमिट पॉइंट है तो इसका इन्फीरियर वाला लिमिट पॉइंट और सुपीरियर वाला लिमिट पॉइंट क्या है सर, सेम ही है, दैट इज़ 1। बात आई समझ? इस वाले पे आ जाओ सर जी, क्या कहते हो, थोड़ा सा एक्सपेंड करें। 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे 1/4, 3 रखेंगे -1/9, 4 रखेंगे 1/16। मुझे तो लगता नहीं शायद से मुझे बताने की ज़रूरत है। आप देखें सर, ये कितना है 0.25, ये कितना है माइनस का 0.1 समथिंग आएगा, ये फिर 0.110 लगा दोगे जब भी नहीं जाएगा, 0 समथिंग आएगा। तो क्या कहते हो सर, आपका 0 जो है वो एक लिमिट पॉइंट आएगा इस सीक्वेंस के लिए, तो एक ही लिमिट पॉइंट आएगा। तो यहाँ भी इन्फीरियर और सुपीरियर जो है वो सेम ही है, तो 0 होगा, है ना। लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर 0 ही आएगा, सेम है, ठीक है। अगले वाला सीक्वेंस देख लें सर, इसमें ज़रा चेक कर लेते हैं, थोड़े से टर्म इसके एक्सपेंड करते हैं। तो कितना आएगा, 1 रखेंगे जब, ये 1 और 1 2 और ये -1 -2, 2 रखेंगे तो 3/2 पॉजिटिव ही आएगा। फिर 3 रखेंगे तो 3 4/3 लेकिन माइनस का। फिर हम लोग क्या रखेंगे सर, 4 रखेंगे तो 5/4 लेकिन प्लस का। फिर मेरे हिसाब से 3 से 5 हो गया। अच्छा, फिर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो 6/5 आएगा लेकिन माइनस का। तो सर आप देख लो, 2 लिमिट पॉइंट मुझे दिखाई दे रहे हैं इसके, 1 और -1। तो जो इसका लिमिट इन्फीरियर है, यानी अगर मैं पूरे कायदे से लिखना चाहूँ तो ऐसे वाला कितना होगा, वो होगा -1,
और सुपीरियर वाला कितना होगा सर, उसको भी अगर हम लोग तमीज़ से लिखें तो क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे ना, लिमिट, बात समझ रहे हो। अगले पे आ जाओ सर जी, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं। तो ये कितना आएगा जी, 1 रखिएगा तो -2 की पावर 1 दैट इज़ -2, 1 + 1 2 -1। 2 रखेंगे सर जी तो 2 और 1 3/2 और 2 दूनी 4, 3/2 और 4 3/8। 3 रखेंगे तो 1/3 प्लस में 1 दैट इज़ 4/3, 4/3 और ये 8 है तो माइनस का 4/3 इंटू में 8, 3 इंटू में 8 कितना होता है सर 24 दैट इज़ -1/6। फिर एक टर्म और ओपन कर लेते हैं इसकी, कितने रखेंगे 4 रखेंगे तो 1/4 दैट इज़ 5/4 और 16, 16 चौक 64। तो आप देखेंगे सर इसका एक लिमिट पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है 0, क्या कहते हो, 0 के आसपास की बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं सीक्वेंस में, तो यहाँ भी आपका जो लिमिट इन्फीरियर है और जो लिमिट सुपीरियर है वो क्या है सर, सेम है 0। क्या कहते हो सर, समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखो जिनको लिमिट पॉइंट पता है ना सर, उनके लिए तो आसान ही है ये कॉन्सेप्ट, कोई मुश्किल नहीं है। अब सर थ्योरम्स देख लेते हैं कि इस पे क्या थ्योरम्स हैं, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर पे। दो चिंदू सी थ्योरम है। पहली थ्योरम ये कहती है कि मान ले सर आपके पास दो सीक्वेंस हैं Fn एंड Gn और इट इज़ गिवन दैट Fn ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता है। ठीक, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है आपका Fn तो दो बातें होंगी। पहली बात, लिमिट जो लो इन्फीरियर है Fn की वो लेस देन इक्वल होगी इन्फीरियर किसकी, Gn की। और दूसरी बात सर समझ जाओ आप किसकी होगी, लिमिट जो सुपीरियर होगी वो भी इस चीज़ को जो है वो होल्ड करेगी। ओ ये तो पहली लिमिट है, मतलब पहली थ्योरम है। ठीक, दूसरी थ्योरम देखो सर क्या कहती है, कहता है F और Gn दो बाउंडेड सीक्वेंस हैं, F एंड Gn दो बाउंडेड सीक्वेंस है। तो पहली उसमें है लिमिट सुपीरियर जो है Fn प्लस Gn की वो होती है आप वो लेस देन इक्वल टू होती है लिमिट सुपीरियर ऑफ Fn प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ Gn। और दूसरी स्टेटमेंट कहती है इसी में ही, इन्फीरियर की बात करेंगे, लिमिट इन्फीरियर Fn प्लस Gn। सर यहाँ पे इनइक्वालिटी उल्टी हो गई है, इसका ध्यान रखना। लिमिट इन्फीरियर Fn प्लस लिमिट इन्फीरियर Gn, ये हैं सर जी। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, क्या टेंशन है बताओ। ठीक, तो टॉपिक ख़त्म हो गया सर अपना, सौभाग्य से। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, माता रानी पाप लगाएगी, चीटिंग ना करें, सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी तरफ से इतना ही था सर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपसे मैं जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो टेस्ट होते हैं उनके साथ।